नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और थोड़ा जटिल विषय पर चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी जवाबदेही। ये मतलब एक ऐसी बहस है जो हमेशा चलती रहती है। बिल्कुल। और हाल में ये फिर से तेज हो गई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की कुछ टिप्पणियां आई हैं और ये न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाला मामला भी है। हाँ, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की एक आंतरिक जांच और वो 1991 का के वीरास्वामी फैसला, उसकी संवैधानिक वैधता पर ही सवाल उठा दिए। सही कहा। तो ये मुद्दा इसी के इर्द गिर्द घूमता है कि भाई न्यायिक स्वतंत्रता को कैसे बनाए रखें और साथ ही जजों के उनके कामों के लिए जवाबदेह कैसे ठहराएं। बड़ा ही नाजुक संतुलन है ये। हाँ, बहुत नाजुक। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पूरे मामले के जो अलग अलग कानूनी और संवैधानिक पहलू हैं उन्हें समझें। ये विश्लेषण इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख पर आधारित है और ये उन लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है जो जैसे यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नेंस के लिहाज से तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहले ये न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाला मामला लेते हैं। मार्च 2024 की बात है ये। हाँ, उनके दिल्ली वाले घर पर कथित तौर पर कुछ बेहिसाब नकदी मिली थी, जिसके बाद उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आंतरिक जांच भी करवाई थी ना? हाँ बिल्कुल, एक इंटरनल इंक्वायरी हुई और उस समिति ने उन्हें दोषी भी पाया। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज कर दी। हाँ, खारिज कर दी। हालांकि रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी गई और यहीं पर उपराष्ट्रपति जी का सवाल आता है। अच्छा। उन्होंने इसी आंतरिक जांच की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया और साथ ही वीरास्वामी फैसले पर भी। ये वीरास्वामी फैसला क्या है, ये काफी सुनने में आ रहा है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर आते हैं, पर पहले ये समझ लेते हैं कि जजों पर कार्रवाई का संवैधानिक तरीका क्या है। मतलब अगर किसी जज को हटाना हो तो वो तो महाभियोग वाला रास्ता है ना संविधान में। हाँ, अनुच्छेद 124 वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सिर्फ साबित कदाचार या अक्षमता, मतलब प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और वो भी संसद के जरिए, महाभियोग से, जो कि एक राजनीतिक प्रक्रिया मानी। बिल्कुल। और इसका मकसद यही है कि न्यायपालिका सीधे कार्यपालिका के दबाव में ना आए, उसकी स्वतंत्रता बनी रहे। लेकिन मजे की बात यह कि पिछले 75 सालों में शायद एक भी जज महाभियोग से हटा नहीं। एक भी मामला सफल नहीं हुआ। तो क्या इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये आंतरिक जांच वाला सिस्टम बनाया, ये इन हाउस मैकेनिज्म? नक्का तो यही है। ये औपचारिक महाभियोग के अलावा, मतलब उसके बाहर शिकायतों को देखने का एक तरीका है। इसमें सीजेआई एक पैनल बनाते हैं। वो पैनल देखता है कि पहली नजर में कोई गड़बड़ी है या नहीं, प्राइमा फेसी मिसकंडक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन ये पैनल जज को हटा तो नहीं सकता? नहीं, हटा नहीं सकता। इसकी सीमाएं हैं। ये सिर्फ कुछ कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है, जैसे ट्रांसफर कर देना या उनसे न्यायिक काम वापस ले लेना। ये एक तरह से महाभियोग के लिए जमीन तैयार कर सकता है, पर खुद महाभियोग नहीं है। अच्छा, अब आते हैं उस वीरास्वामी फैसले पर 1991 का, जिसका जिक्र उपराष्ट्रपति ने किया। हाँ, के वीरास्वामी मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस थे। उन पर आय से अधिक संपत्ति का मामला था और सवाल ये उठा कि क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, माने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत जज को लोक सेवक माना जा सकता है? पब्लिक सर्वेंट। हाँ, पब्लिक सर्वेंट। और अगर माना जा सकता है तो उनके खिलाफ जांच की अनुमति कौन देगा, कार्यपालिका या कोई और? ये बड़ा पेचीदा सवाल था। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने 3.2 के बहुमत से ये माना कि हाँ, जज भ्रष्टाचार के मामले में लोक सेवक तो हैं। अच्छा। लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या जांच शुरू करने की अनुमति कार्यपालिका या राष्ट्रपति नहीं देंगे। तो कौन देगा? वो अनुमति देंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, सीजेआई। ओह, मतलब न्यायपालिका ने ये पावर अपने पास रख ली। एक तरह से हाँ। तर्क ये दिया गया कि इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहेगी, वो कार्यपालिका के दबाव में नहीं आएगी। इसे एक आवश्यक समझौता कहा गया। न्यायपालिका ने खुद को बचाया तो, पर जवाबदेही का रास्ता थोड़ा सीमित कर दिया। स्वतंत्रता को प्राथमिकता मिली, लेकिन क्या इससे जवाबदेही मुश्किल नहीं हो गई? क्योंकि शायद ही सीजेआई ने कभी ऐसी अनुमति दी हो। बहुत कम, शायद ही। एक केस याद आता है 2019 का। तब सीजेआई थे रंजन गोगोई। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन शुक्ला के खिलाफ सीबीआई को एफआईआर दर्ज करने की अनुमति दी थी। अच्छा, वो मामला क्या था? उनपे आरोप था कि उन्होंने एक निजी मेडिकल कॉलेज को फायदा पहुंचाया है
और देखिए, विडंबना ये है कि उनसे पहले जो सीजे आए थे, दीपक मिश्रा, उन्होंने जस्टिस शुक्ला के महाभियोग की सिफारिश की थी। लेकिन सरकार ने उस पर कार्रवाई नहीं की थी। तो ये जस्टिस वर्मा मामला और उपराष्ट्रपति की जो आलोचना है, ये हमें फिर से उसी सवाल पर ले आती है, स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही। बिल्कुल। न्यायपालिका ने अपनी स्वतंत्रता बचाने के लिए ये आंतरिक तंत्र तो बना लिए, लेकिन क्या ये काफी हैं? आलोचक तो कहते हैं कि इनमें पारदर्शिता की कमी है, सख्ती की कमी है। सही बात है। और उपराष्ट्रपति की टिप्पणियां इसी संतुलन पर दोबारा सोचने को मजबूर करती हैं। क्या वाकई वीरास्वामी फैसले पर पुनर्विचार की जरूरत है? क्या हमें कुछ ऐसे सुधार चाहिए जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को खतरे में डाले बिना आपराधिक जांच का एक ज्यादा प्रभावी रास्ता खोल सके? ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं है, ये लोकतंत्र में जनता के भरोसे से जुड़ा सवाल है। बीच का जो ये जटिल संतुलन है, उसको समझने की कोशिश की, खासकर न्यायमूर्ति वर्मा मामले और ऐतिहासिक वीरास्वामी फैसले के संदर्भ में। हाँ, हमने देखा कि कैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों और आंतरिक जांच प्रक्रियाओं के बावजूद जवाबदेही पक्की करना एक चुनौती है। तो क्या मौजूदा व्यवस्था काफी है, या हमें न्यायिक जवाबदेही के लिए नए तरीके चाहिए? ऐसे तरीके जो ज्यादा पारदर्शी हों, प्रभावी हों, लेकिन स्वतंत्रता को कमजोर भी ना करें। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, खासकर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ये गवर्नेंस और संवैधानिक मुद्दों के लिहाज से सोचने वाली बात है। ये सोचने के लिए वाकई एक महत्वपूर्ण सवाल है। ये पूरी चर्चा इंडियन एक्सप्रेस के विश्लेषण पर आधारित थी। हाँ, यदि हमारे श्रोताओं को ये जानकारी यूपीएससी की तैयारी या सामान्य जागरूकता के लिए उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके कोई प्रश्न या विचार हैं इस नाजुक संतुलन को लेकर, तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। धन्यवाद।